अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुजरते वक्त के साथ जिस तरीके से हमारे मुआशरे में बुराइयां पनप रही हैं और एक माफिया का रूप धार रही हैं, आज अंडर कवर की टीम भी उसी एक बुराई पर से पर्दा उठाएगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस बुराई में हमारी नौजवान नस्ल बड़ी तेजी के साथ मुब्तला हो रही है। मैंने कहा कि ये माफिया इस दौर में आज बन चुकी है। पैसे खर्च करके हम अपनी मौत खरीद रहे हैं और बड़ा आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी नौजवान नस्ल को खत्म कर रही है। मैं बात कर रहा हूं उस गुटखे की जिसकी फरोख्त और बनावट के हवाले से बहुत सी टीमों ने काम किया, मंजर आम पर भी आया और सरकार ने इक़दामात भी किए। लेकिन अफसोस के साथ बदलते मुआशरे में ये बहुत तेजी के साथ एक ऐसी माफिया बन गया है जिसे खत्म करना अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अंडर कवर में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेजबान जुनैब खानजादा। गुटखा एक जहर है, ये बात हम जानते भी हैं और मानते भी हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि सिर्फ कराची में अंदाजे के मुताबिक 400 से जायद कारखाने मुख्तलिफ इक़साम के गुटखे बना रहे हैं। एक हैरानगी की बात और भी है कि पाकिस्तान में गुटखा बनाना या फरोख्त करना कानूनन जुर्म है। लेकिन सिर्फ कराची ही में 400 से जायद कारखानों और लाखों की तादाद में पान की दुकानों पर इस जहर की फरोख्त हुकूमत और कानून के रखवालों के लिए एक अहम सवाल है। एक अंदाजे के मुताबिक हर 8 में से 3 लोग पान या गुटखा खाकर मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। गुटखा सिर्फ कैंसर ही को जन्म नहीं देता, बल्कि कई दूसरी जिस्मानी बीमारियों की वजह भी बनता है, क्योंकि इसमें पका हुआ खून, खराब छालिया, मुज़र सेहत केमिकल और न जाने क्या क्या शामिल होता है। मगर अफसोस, अवाम जानते बूझते ये जहर खरीद कर खामोश मौत को अपने गले लगा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में अंडर कवर की टीम कोशिश करेगी कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बेदार करे और इन मौत के सौदागरों को जो ये जहर बनाते और बेचते हैं, उनका ये जहरीला काम हमेशा के लिए बंद करा सके। टीम अंडर कवर ने अपने सफर का आगाज किया न्यू कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी से, जहां पर हमारे जराये के मुताबिक एक घर में गुटखा बनाने का काम जोरों शोर से जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम न्यू कराची टाउन बिलाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। यहाँ हम जा रहे हैं जिस जगह हमने जाके रेड करनी है। यहाँ की पुलिस से, ड्यूटी ऑफिसर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें कोई पुलिस मोबाइल या नफरी हमें दे दे ताकि हम उस जगह जाके रेड कंडक्ट कर सकें। ड्यूटी ऑफिसर कौन? कहाँ पर? ड्यूटी ऑफिसर साहब, आपका नाम था? मजीद साहब। मजीद साहब, एक जाली अमल है इस इलाके में, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उस जगह हमने जाना है, रेड करनी है। दरख्वास्त है आपसे कि अगर हमें कोई नफरी है, कोई सपोर्ट पुलिस के लिए। नफरी तो हमारे पास इंतजाम पे गई है, मोबाइल जी इंतजाम, ड्यूटी भी है, IP इंतजाम है, सुबह से नफरी बन गई। अच्छा, तो और कोई भी नहीं है? मैंने आपसे पूछा कि आपको बन गया है तो बोलना हमें कोई जरूरत नहीं है। अभी हम आपसे पहले आदमी आए थे आपको इंतजाम करने। अच्छा, तो बोले नफरी हमारे पास नहीं हो, हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, आप जरूरत तो भेज देंगे साहब से पूछ के। हमें ज़रूरत है, अब हम आपको कह रहे हैं, दे दें प्लीज़। एसएचओ साहब से बात, प्लीज़ बात कर लीजिए। ड्यूटी ऑफिसर मजीद साहब से अभी हमारी बात हुई है। वो कहते हैं कि वैसे तो VIP मूवमेंट पे नफरी लगी हुई है, लेकिन जो यहाँ के आला अफसर हैं उनसे बात करके कहते हैं कि हमें वो नफरी प्रोवाइड कर देते हैं। हम वेट कर लेते हैं कि कितना वक्त लगता है नफरी को हासिल करने में इस थाने से। जी नाज़रीन, इस वक्त थाना बिलाल कॉलोनी वेस्ट जोन से हम लोग निकल रहे हैं। जो नफरी यहाँ के अफसर के हुक्म पर हमें मिली है, अपने इस रेड को सिक्योर करने के लिए हमने तमाम तर उन चीज़ों को मलूज़े खातिर रखा है, क्योंकि मोस्टली ऐसा हुआ है जब जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की गई है कि जी इस जगह पर हम रेड मारने के लिए जा रहे हैं, तो उस जगह पर जाने से पहले ही वो तमाम तर एरिया जो है वो पैकअप हो जाता है, वहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलती। तो उसको सिक्योर करने के लिए हमने बात जाली आमल की है। हालांकि जो टॉपिक है हमारा वो उन तमाम तर जहर आलूदा गुटकों के हवाले से आज के शो के जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया, इन चीज़ों को बेनकाब करने के लिए और इन चीज़ों को इस कानून के धारे में लाने के लिए
हम इस पे एफर्ट कर रहे हैं और इस एरिया की इन्फॉर्मेशन है कि इस जगह पे खुलेआम जो है वो गन से भरपूर गुटके बनाए जा रहे हैं, तो उस जगह हम पुलिस नफरी के साथ जा रहे हैं। अंडरकवर की टीम पुलिस के साथ बिलाल कॉलोनी के इलाके में एक तंग गली में पहुंची। हमारे जराए ने हमें उस घर की निशानदेही की जहां से गुटखा बनाकर पान की दुकानों पर सप्लाई किया जाता है। जब हम वहां पहुंचे तो इस घर का दरवाजा अंदर से बंद था। नाज़रीन, आप देख सकते हैं रेजिडेंशियल इलाका है और रेजिडेंशियल इलाके में जिस घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, बार इस दरवाजे को बजाया जा चुका है, लेकिन कोई भी जो है वो अंदर से नहीं दरवाजा खोल रहा। अंदर आवाज जरूर आ रही है कि कोई इसमें मौजूद है और कोई आने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब रश देखा अंदर से किसी और दरवाजे खोलने की आवाज है, लेकिन इस दरवाजे पर नहीं आ रहा। और इस जगह को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फर्श को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कुछ वो शवाहिद हैं कि यहाँ कोई ऐसा काम हो रहा है जो आज हमारा मौजूद है। और इस घर की हर खिड़की को थोड़ा सा कंप्लीटली पैक किया गया। वो देखिए वहां से थोड़ी सी शॉपर भी कोई हटा के कोई देख रहा है मेरे ख्याल से, उस तरफ देखिएगा। हमारे काफी देर दरवाजा बजाने के बाद एक ज़ईफ खातून घर से बाहर आईं और फिर हम पुलिस की मदद से इस घर में दाखिल हुए। जब हम इस घर में पुलिस एहलकारों के साथ दाखिल हुए तो वहाँ खवातीन को पाया। पुलिस ने खवातीन को एक साइड पर होने का कहा और तब तक हमने इंतजार किया। इस जगह पर इस घर की आप हालत देख सकते हैं, स्मेल भी आ रही है इस जगह पर। और ऊपर जाने का रास्ता भी पहले ऊपर चेक कर लें, कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई निकल ना जाए कोई। हाँ नाज़रीन, इस तरफ आइए आप। ये देखें, इस जगह को वॉच तो जरूर किया गया है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन आप ये देखिए इस कमरे में मैं मौजूद हूँ, किस हद तक गंदगी है। कैमरा पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर चीज दिखाएं। गैस की लाइनें, कितने बड़े बड़े चूल्हों के ऊपर ये क्या पकाया जा रहा है, इससे सांस इस वक्त नहीं लिया जा रहा है। और ये इस बर्तन की हालत आप देख सकते हैं जो इस वक्त बहुत देर से उबल रहा है। गालिबन इस जगह को कोई यहाँ पर काम भी कर रहा है, लेकिन इस जगह कोई है नहीं। और कुछ बर्तन है। अम्मा एक मिनट, मुझे बता कहाँ है इस ये कत्था, इस ये कत्था ये कत्था है और ये कत्थे का एक बोरा है जिसके अंदर ये कत्था पड़ा हुआ है, कुछ पान भी है। और ये बर्तन है जहाँ पे ये पूरा का पूरा काम होता है गुटके बनाने का। ये वही जगह है जो यहाँ पे बड़े बड़े बर्तन पड़े हुए हैं और इस पतीले में आप देख सकते हैं कि ये कुछ पकाया जा रहा है। और ये स्मूथ नहीं है बर्तन, इस पे बड़ी लेयर जमी हुई है। ये कुछ कत्था है, क्या है ये मेरी समझ से बालातर है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस हद तक गंदगी के अंदर इस पूरी जगह को आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये काम चल रहा है। अब ये गुटके बनाए जा रहे हैं, क्या है यहाँ पे कोई मर्द हजरात मुझे नहीं दिखा। आप यहाँ होते हैं, क्या बनाया जा रहा है? गुटका बनाया जा रहा है। कौन सा गुटका बनाया जा रहा है? बोधू गुटका बनाया जा रहा है। जी, बोधू गुटका बनाया जा रहा है। किस चीज से बनाया जा रहा है? किस चीज से? आपके सामने ही, आप नहीं देखते तो आप मुझे बताएं ना। तो आप देखें ना, आपके सामने भी है ना जो बनाया जा रहा है, बड़े कॉन्फिडेंस से आप ये बात कर रहे हो, काम ठीक कर रहे हो आप? जी, क्या ठीक है इसमें? ठीक, उसमें बत्ता भी लगाया जाता है, वो नहीं देखना। हफ्ते की बात मैं करूंगा, लेकिन अगर जी, तुम जा रहे दे रहे हो मेरे भाई तो इसका क्या मतलब है कि अगर तुम बदला दे रहे हो तो तुम क्या गलत काम करोगे? गलत काम क्या? क्या गलत काम? तुम्हें पता नहीं है कैसे पाबंदी है? ऐसा पाबंदी तो फिर कितनी जगह पे बंदे चले थे अपन लोग। मैं सब जगहों पे जाऊंगा, लेकिन चलेगा तुम्हारी जगह। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम कादिर है। हाँ, मेरा नाम कादिर है। चले कब से कर रहे हैं काम? हमारा तो जब अंडरकवर की टीम पुलिस की मदद से इस घर का जायजा ले रही थी तो हमें बाहर से कुछ शोर की आवाज आई। हमने बाहर जाने का फैसला किया।
कुछ लोग जो शायद इस गुटके के कारखाने का मालिक और इसके साथी अंडरकवर की टीम के साथ पुलिस की मौजूदगी में अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। ना करें भाई, गुटके का काम नहीं है ना, पान का काम है हमारा। एक मिनट, कहाँ गया वो कैप वाला आदमी? कैप वाला लड़का कहाँ गया? कह रहा गुटका बना रहा हूँ, उसने गुटके का नाम भी बताया। कहाँ गया वो लड़का? उसको बुलाओ अंदर, उसको बुलाओ। नहीं, वो नहीं है, वो कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है? हाँ इधर आओ। हाँ तुम कह रहे थे ना गुटके का काम, वो कह रहा है बात जो हो रहा है ना, तो और जगह बनने चले, फिर अपन लोग लेटे करें। वो मैं नहीं चले ना, फिर आप मेरे साथ चले, मैं लेके चलता हूँ ना। अभी आपके सामने क्या क्या मिलाते हो उसमें? सब कुछ क्या मिलाते, सब कुछ मिलता है। तुम्हें पता है नशा बेच रहे हो? हाँ नशा बेचो, तो आप नशे के लिए अब आए। नशा चलो मैं आपको, चलो अरे बड़ी भी आप बात नहीं कर रहे। आपके लिए अम्मा जी की दरख्वास्त पर अंडरकवर की टीम ने वहां से वापस जाने का फैसला किया। जी नाज़रीन, आपने इस जगह का देख लिया जो सूरत हाल हुई है। बड़ी अम्मा जो रेजिस्ट भी कर रही हैं, लेकिन हमारा काम किसी को तंग करना नहीं है। इन्फॉर्मेशन लीक डेफिनेटली हुई होगी इस जगह पर आने से पहले, जिस तरीके से सफाई फर्श की हुई थी, लेकिन किस कदर गंदगी उन पतीलों के अंदर आप वो पकता हुआ देख रहे थे, गुटके का जो एक मवाद था, और कितने जो है बेबाकी से वो शख्स कह रहा था कि हाँ ये यहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये तमाम तर चीजें आपके सामने, पुलिस की नफरी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन चूंकि सिर्फ दुख इस बात का है कि जब भी कहीं गलत काम हो रहा होता है तो जो खवातीन हैं या बच्चे हैं उन्हें ढाल बना दिया जाता है। तो सूरत हाल कुछ यहाँ पर भी इस तरीके की हुई है। जी नाज़रीन, इस गुटके के इस्तेमाल के बारे में ईएनटी सर्जन या डॉक्टर अपनी क्या राय रखते हैं, हमने राब्ता किया है और हम इस वक्त जा रहे हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब के पास, जो कि ईएनटी सर्जन हैं, अपने शोबे के माहिर हैं, इस शहर में अपनी जो है खदमात सर अंजाम दे रहे हैं शोबे के हवाले से, और लोगों को बारहा कोशिश कर रहे होते हैं कि आगाह करें कि इसके कितने नुकसानात हैं और इसकी बेसिक वजह क्या है इस गुटके की प्रोडक्शन की। वो भी हम कोशिश करेंगे कि इनसे जाने और आपको आगाह करें कि क्या इसकी हकीकत है। जी नाज़रीन, इस वक्त अंडरकवर की टीम मौजूद है पीएमए हाउस में। डॉक्टर कैसर सज्जाद जो कि ईएनटी सर्जन है, स्पेशलिस्ट भी हैं, इनका मौक़िफ़ इसलिए ज़रूरी है हम ताकि आपको ये बता सकें कि क्या टेक्निकली चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या ऐसे असबाब हैं जिसकी वजह से ये चीज़ ग्रो कर रही है और किस तरीके से इसको ख़त्म किया जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया अंडरकवर की टीम के लिए आपने वक्त निकाला। मुझे बताइए, इतनी तेज़ी से ये हमारे सिस्टम में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में ग्रो कर रही है, कोई आदाद शुमार है क्या इसका वजूहात है इसके ग्रो करने? मैं समझता हूं कि जिसमें सबसे बड़ा अमल दखल जो है वो है छालिया गुटके की और मेनपुरी और इस तरह के बेशुमार चीज़ें। इस वक्त 122 ब्रांड की स्वीट सुपारी, मीठी सुपारी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, और फिर गुटका है और बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे मुल्कों से भी, इंडिया से आ रही है खासकर। इसके अलावा शीशा बहुत ज़्यादा दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल कर रहा है। तो ये दो चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि इसमें 40% लोग जो है वो छालिया, गुटका और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और 30% बल्कि 30% से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो कि ये इन चीज़ों में पान, गुटका, मेनपुरी और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी, और सिर्फ छालिया का जो जूस है वो कार्सिनोजिन है। जो असली छालिया है उसका जूस जो है वो कार्सिनोजिन है, यानी कि वो आइटम जो कि कैंसर प्रोड्यूस करता है, वही सारी फसाद की जड़ है। इस वक्त जिस पेनिट्रेशन इस प्रोडक्ट की या गुटके की स्पेशली हो गई है, मेनपुरी है, ये भी जो छालिया के प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा तबका जो है वो ज्यादा टारगेट हो रहा है? जो सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो टीनेजर्स हमारे हो रहे हैं और फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स भी। लेकिन जो अफसोसनाक पहलू है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, यंग जनरेशन में लोग ये समझते हैं कि जो मुंह का सरतान है वो तो 40 साल की उम्र के बाद होगा। वो तो मैंने बताया कि हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 9 साल की बच्ची 2 महीने पहले मैंने देखी जिसको चीक का कैंसर था, 9 साल की बच्ची। सिर्फ हिस्ट्री ये थी कि वो छालियां खाती थी। डेली बेसिस पर कितने केसेस इस शहर में रिपोर्ट हो रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपकी कम्युनिटी डील कर रही है? इस वक्त जो है एक अंदाजे के मुताबिक मैं समझता हूँ कि रोजाना कोई 20, 25, 30 तो केसेस लोग देखते होंगे, बल्कि इससे ज्यादा होगा केसेस कैंसर के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। नाज़रीन, जो बातें हमने डॉक्टर साहब से की वो आपके सामने हैं।
सस्ती चीज जरूर है, सस्ता जहर ही होता है और उसका इलाज बहुत महंगा है क्योंकि उसमें पहलू बहुत मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो जो सिनेरियो डॉक्टर साहब ने बताया एक बेसिक वजह है, चाहे कि इंपोर्ट बंद हो जाए, जो हमारे यहाँ नहीं उग रही है, तो ये तमाम तर चीजें शायद कम हो जाएं। अंडरकवर की टीम जब इस स्टोरी पर काम कर रही थी तब हमारे एक रिपोर्टर ने हमें ये बताया कि कराची के इलाके नाजमाबाद के रिहायशी एक शख्स मोहम्मद वासिक का 11 साला बेटा इस जहर के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठा है। अंडरकवर की टीम ने फैसला किया कि इस मुतासरा खानदान से मिलकर इनके बेटे की मौत का सबब जाने और आपको आगाह करें कि गुटखा और इस जैसा जहर कितना मुज़र सेहत है। जी नाज़रीन, अंडरकवर की टीम इस वक्त नाज़माबाद नंबर 1 में पहुंची है। नाज़माबाद नंबर 1 का इलाका है, यहाँ पहुंचे हैं हम लोग। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उस मुतासरा खानदान के हवाले से, वहाँ हम आपको लेकर चलते हैं और वहीं जाके उनसे सुनेंगे कि उनकी क्या रोयदाद है और उनके साथ क्या हुआ है। जब हम मोहम्मद वासिक साहब के घर पहुंचे तो उनके घर की खस्ता हालत देखकर हमें उनकी बेबसी और मुफलिसी का अंदाजा हुआ। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं वासिक साहब के घर, जो कि वालिद हैं आसिफ के, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आसिफ की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या हुआ था आसिफ के साथ। अम्मा मुझे जरा बताइएगा आसिफ के साथ क्या हुआ था, क्या वजह हुई जो आज आपके साथ? ये हुआ था कि मुंह में ऐसा दाना हुआ था इसके। किस वजह से? कैंसर की वजह से, गुटके से। कब से गुटके खा रहा था? गुटके तो वो बचपन से खाता था। जो आसिफ गुटके खा रहा था काफी अरसे से, उससे कभी उसको कोई तकलीफ ऐसी हुई कि वो किसी डॉक्टर के पास गया? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई इसको, बस ये दाना ही हुआ था। अब कभी हुआ था दाना? ये मेरे ख्याल से कोई 8 महीने पहले हुआ था इसके दाना। तो वो दाने से फिर हमने इन्हें दिखाया था। अच्छा, किसके पास आप गए थे? आने वाले बाबा के। अच्छा, तो फिर इन्होंने कहा था कि नहीं ये दाना सही हो जाएगा। नाज़रीन, वजह क्या बनी आसिफ की मौत की? एक गुटखा खाना और मुतवातिर खाना, लेकिन डॉक्टर के पास वो नहीं गया, वो गया एक बाबा के पास। तो ये थोड़ा सा यहाँ से सीन एंड सिचुएशन चेंज होती है। पहले एपिसोड के अंदर हम इस तरह के लोगों से पर्दा उठा चुके हैं, उनकी असलियत हम आपके सामने लेकर आए, लेकिन मुझे अभी मजीद इनको सुनना है कि बाबा के पास जाके उन्होंने कैसे इलाज किया। तो कौन से बाबा ऐसे हैं जिनके पास आप लेके गई? लोगों ने कहा कि वो बहुत अच्छे हैं। ये 2 नंबर पे है ना, पानी वाले बाबा, इनके यहाँ लेके गए हम। तो इन्होंने कहा कि नहीं सही हो जाएगा ये। तो अम्मा वो क्या इस चीज का इलाज करते हैं? हर चीज का इलाज करते हैं? ये तो पता नहीं मुझे। अच्छा, मगर मगर वो गोली है और कसोल और ये सब लिख के दे रहे थे बाजार का, और पानी लगाने को कह रहे थे। वो पानी से बच्चे का फट गया था। नहीं, जो दवाई लिख के दे रहे थे वो डॉक्टरों वाली दवाई लिख के दे रहे थे? स्टोर की। स्टोर की मतलब जो डॉक्टर लिख के दे रहे? जी, वो लिख के दे रहे थे। ये तो ये डॉक्टर हैं या बाबा है? ये बाबा है। अच्छा, मैंने कहा बाबा, मैंने कहा कीड़े निकलने लगे इतने लंबे लंबे मोटे मोटे इसके। मैंने कहा आप कुछ बताए हमें, अस्पताल ले जाएं, कहाँ ले जाएं? ये कहने लगे नहीं बेटा ये सही हो जाएगा, मैं ही निकाल रहा हूँ इसके कीड़े। कैसे? दवाओं से। अच्छा, मैं कीड़े भी निकाल रहा हूँ और पानी खून भी निकाल रहा हूँ इसका। फिर ये करते करते बहुत ही बढ़ गया उसके, आखिर को नाक आँख सब का हो गया उसका काम। जब हम गए इनके पास, हमने कहा तुम बताओ तो सही कि ये क्या हुआ इसके, और तुमने इलाज कर करके इतना कर दिया कि बच्चा मेरा खाना भी नहीं खा सकता था। कहने लगे ये मुँह कल हमारे ऑपरेशन करेंगे रात को 3 बजे। तो वो जरा सा निशान सा पड़ गया था, उसमें से खून और पानी। अभी ये नहीं पता बस तन्ना के फट गया क्या इन्होंने फाड़ा, ये नहीं पता। मौकल ऑपरेशन करेंगे? जी, उन्होंने कहा था मेरे मौकल ऑपरेशन कर देंगे।
फिर वो होते होते इतना बढ़ गया कि उसके नाक, आँख, होंठ सब खत्म हो गई, कीड़ों ने खा लिया। फिर हम गए तो मैंने कहा, तो उसको कहने लगे हाँ अस्पताल ले जाओ। मैंने कहा पहले ही आप बता देते कि इतना बड़ा माजरा है तो मैं अस्पताल ही ले जाती। फिर मैं अस्पतालों में धक्के खाती फिरी, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता इसका। फिर मेरा बच्चा जब मरा तो फिर हम गए इनके पास, हमने कहा कि हमारा बच्चा मर गया, तुमने मार दिया। इन्होंने मतलब से मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया था। रक्षों में जाती थी, रक्षों में आती थी बच्चे को लेके, मेरा बच्चा रुआसा हो गया था बहुत। आखिर को मेरा बच्चा जुमेरात वाले दिन अल्लाह के घर चला गया। कुछ नहीं कर सकी मैं, मेरा एक ही बच्चा था ये छोटा। अब तो मैं बेसहारा हो गई, कमर टूट गई मेरी इसकी वजह से। रात दिन रोती रहती हूँ, जागती रहती हूँ रातों को। आपका एक ही सहारा था? जी एक ही था, एक मेरा बेटा था बड़ा, वो 15 साल पहले मेरा गया था काली पीली पे। घर में आपके पास साथ और कौन? कोई नहीं है, मेरे मियाँ है, मैं हूँ। तो उनकी कितनी उम्र है, वो क्या करते हैं? वो तो कुछ भी करते नहीं, नाबीना है, वो तो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, बस कुछ नहीं करते। मेरा तो किराया भी इतना चढ़ गया मकान का, मेरा तो अपना मकान भी नहीं है। जब घर के अंदर पहुंचे तो वासिक साहब की अहलिया ने बताया कि वासिक साहब नमाज के लिए गए हैं। अम्मा जी के आंसू, वासिक साहब का नाबीनापन और इस पर उनके जवां बेटे की मौत ने अंडरकवर की टीम के होश उड़ा दिए। अंडरकवर की टीम ने ठान ली थी कि अब हमारा पहला मकसद एक बूढ़ी माँ को इंसाफ दिलाना है। इसलिए हमने अपने पान गुटके के मौजू को रोककर अम्मा जी का साथ देने का फैसला किया। नाज़रीन, ये वो शख्स है जो अब इस दुनिया में नहीं है। अपने वालिदैन का एक सहारा आसिफ, जिसकी तस्वीर मेरे पास है जब वो बिल्कुल ठीक था, और ये एक तस्वीर है उसकी जब उसकी तबीयत खराब हुई और उसके चेहरे पर वो दाना बन के उभरा और उसकी मौत की वजह बना। अब गुटके खाने से तो मुंह के अमराज जन्म लेते हैं, लेकिन उन अमराजों को या उन मर्जों को कंट्रोल अगर वक्ती ना किया जाए किसी डॉक्टर को दिखा के, तो वो और भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। और आसिफ के केस में कुछ ऐसा ही हुआ। अम्मा ने बताया हमें कि जो बाबा जिन्होंने इस केस को मजीद एक्सटेंड किया, जो हमारी समझबूझ कहती है कि जो शायद एक डॉक्टर के पास जाता उस वक्त जब ये दाना फूटा था, तो आज ये नौबत नहीं होती, इस घर में वो चश्मो चिराग होता। अब हम इस जगह से, इस घर से अम्मा को, इनकी फैमिली को लेके जाएंगे उस बाबा के पास और देखते हैं कि वो बाबा कितना बड़ा बाबा है और उसकी क्या हकीकत है, जो रूहानी इलाज लोगों का कर रहा है और इस तरीके से कि उसके मोक्कल आके रातों में जो है वो मरीजों का इलाज करते हैं और उनको उनकी बीमारियों से निजात दिलाते हैं। तो इस बाबा के पास हम आपको लेके जाना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि कितना उसके पास इल्म है, कितना उसके पास फैज है कि वो लोगों के इस तरीके से इलाज कर रहा है। जी नाज़रीन, टीम अंडरकवर इस वक्त थाना नाज़िमाबाद के बाहर मौजूद है। हम जा रहे हैं यहाँ पर पुलिस की मदद लेने के लिए। यहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस जगह हमने जाके रेड कंडक्ट करनी है, उस जाली आमिल को इस गिरफ्त में लेकर आना है जो इंसानों की जानों से खेल रहा है। तो चलते हैं ड्यूटी ऑफिसर की तरफ और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये नफरी प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। टीम अंडरकवर जब थाने पहुंची तो एसएचओ साहब अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे, तो हमने उनका इंतजार करने का फैसला किया।
तवील इंतजार के बाद SHO साहब आए और हमें हमारी शिकायत दरख्वास्त की सूरत में देने को कहकर फिर चले गए। अस्सलाम वालेकुम। रियाज साहब, ये दरख्वास्त है, अभी SHO साहब से वर्बली बात हुई थी, अम्मा के नाम से है, इनके अंगूठे का निशान भी लगा लीजिए। हमें एक जगह पुलिस की हेल्प चाहिए, तो उन्होंने कहा दरख्वास्त लिख के आप हमें दे दें, तो ताकि हम फिर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इंचार्ज साहब से भी बात आपकी भी हुई होगी मेरा ख्याल। जी, ये दरख्वास्त है, अगर इंचार्ज साहब हैं तो उन्हें बता दीजिए कि साहब अभी मौजूद नहीं है, उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बोला जी ठीक है दरख्वास्त ले लो, जी भिजवा देंगे आपके साथ गाड़ी बाद में। अब क्या होगा सर? ये दफ्तर में दे रहे हैं, आपको मार्क हो जाएगी, जिसी अफसर के नाम वो कार्रवाई करेगा। कब कार्रवाई? जैसे ही जिसको मिलेगी वो कार्रवाई करेगा इस पर। अभी कुछ नहीं हो सकता? अभी तो ये हमारी जो बात हुई थी साहब से, आपके जो SHO साहब हैं, जो तालिबान, अभी आपने कहा कि वो बिजी हैं, कहीं मसरूफ हैं, उन्होंने कहा है कि आप दरख्वास्त ले लें, उसके बाद में जब ये दोबारा आएंगे तो इनको गाड़ी दे दूंगा। हमारी दरख्वास्त जमा होने के बाद ड्यूटी ऑफिसर ने हमसे कहा कि अब आप जाएं, हम इस पर खुद ही एक्शन लेंगे। इंचार्ज साहब ने ये नहीं बताया कि जी गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं। अब दरख्वास्त दे दी है, चूँकि हम यहाँ पर तकरीबन 1-1.5 घंटे से आए हुए हैं, बड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो मुद्दई हैं, तो ये कहते हैं कि कॉपी के रिसीविंग के बाद ये कल या परसों बुला लें, बाद में आ जाएं तो फिर इनको जो है वो हम नफरी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। इस चीज़ को हमने ऑन बोर्ड इसलिए लेना था कि हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे थे कि अगर हम इस महकमे के बगैर कार्रवाई करते हैं तो हम पे कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि जी हमें ये राइट किसने दिया है। जब हमारे पास ये राइट नहीं है तो जिनके पास ये राइट है, तो वहाँ पर लोगों के साथ क्या होता है, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड आपके सामने जो इस टीम के साथ हो रहा है, इस मासूम औरत के साथ हो रहा है जो अपना बेटा गंवा बैठी है उस जालिम जालसाज के हाथों, जिसके हवाले से हम कार्रवाई करने के लिए निकले हैं अपने दफ्तर से पूरी टीम को लेकर आके। पूरी टीम और इनके घर के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, आपने क्राइम की रिपोर्टिंग की है, जी जी, प्रिंट मीडिया से आपका ताल्लुक रहा है, काफी अर्से से आप इस फील्ड में, मुझे बताइए जरा तरीकाकार क्या होता है? तरीकेकार इसका ये होता है, जब भी कोई मुद्दई आता है थाने में, पुलिस अफसर का, SHO का, जो भी ड्यूटी अफसर, उनका काम है कि मुद्दई आए, अगर कोई दरखास्त दे, वो सच्ची हो या झूठी हो, ठीक है ना, फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई की जाए। बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद अगर वो झूठी होगी तो साबित हो जाएगा झूठी, अगर वो सच्ची होगी तो सच्ची साबित हो जाएगी। लेकिन पुलिस अफसर का और थाने का ये फौरी तौर पे काम ये है, SHO का काम ये है कि फौरी तौर पे कार्रवाई। ड्यूटी अफसर का ये रवैया हमें समझ नहीं आया, तो हमने CCPO कराची को कॉल करके सारी तफसीलात बताई। शाहिद अयाज साहब के PRO से भी हमने फ़ोन पर बात की है, उन्होंने कहा कि भिंडा जो है वो मीटिंग में इस वक्त साफ बिजी है, लेकिन जब हमने उन्हें पूरी रोयदाद बताई है कि असल मुअम्मा या वाक़या क्या है, तो उन्होंने कहा कि 15 मिनट के बाद आप मुझे दोबारा कॉल करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हम उस 15 मिनट के लिए इस वक्त मज़ीद यहाँ पे वेट करेंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी अपने तौर पर तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन चूँकि एक पूरा तरीक़ाकार है, प्रोसीजर है, उसको हम ज़रूर फॉलो करके आपको बताना चाह रहे हैं कि सूरत हाल कैसी होती है। एक आम आदमी के लिए जब वो किसी पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन लेकर आता है, हम बड़ी आराम से इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, बोलते हैं, और कभी कभी लोग यहाँ में कहते हैं कि जी हम पुलिस की इतनी टांग क्यों खींचते हैं। तो मेरे ख्याल से अब जब इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ लेकर आया हूँ, तो मुझे आज ये बड़ा फील हो रहा है, अंदर से मेरे एक आवाज़ आ रही है कि पुलिस के साथ आज तक जो भी रिपोर्टर या जो भी मीडिया जो रिपोर्ट करता है वो बिल्कुल ठीक करता है, क्योंकि ये लोग डिजर्व करते हैं कि इनकी टांग खींची जाए। अपने आप को हर मसले से ये दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें आगे बढ़ के उस मसले को हल करना चाहिए। इस बूढ़ी माँ, इस बहन के, उस भाई के लिए जिसे उस जाली आमिल ने जो है 8 माह तक इलाज करके मौत के घाट उतारा, इसकी कंप्लेन के लिए वो यहाँ पर आए हैं। तो इनके साथ ही क्या हो रहा है, ये हमारे साथ हैं तो इनके साथ ही हो रहा है, अगर ये हमारे बगैर आते हैं तो इनके साथ न जाने और क्या क्या होगा।
नाज़रीन, इस थाने से निकलने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दरख्वास्त के ऊपर आला अफसर के हुक्म के बाद ये नफरी हमें मिली है। जो इस वक्त बाइक स्टार्ट कर रहे हैं ड्यूटी अफसर, उनके साथ एक कांस्टेबल है। तो ये रवैया जो है फाइनली अपनाया गया है, क्योंकि जब हमने यहाँ खड़े होकर लोगों को कॉल मिलाने की कोशिश की, आला अफसरान से बात करने की कोशिश की, तो उसके बाद किस हद तक इफेक्टिवली पुलिस ये काम कर रही है, ये आप देख सकते हैं। नाज़रीन, इस जगह पर हम रुके हैं, थोड़ा सा पहले है इस आस्थाने से, इसी वजह से ताकि किसी को खबर ना हो जाए और कोई यहाँ से भाग ना निकले। एक हमारी टीम का नुमाइंदा है, वो उस जगह पे जाके फिर हमें जो है इन्फॉर्म करेगा कि आया वो वहाँ पे मौजूद है कि नहीं, फिर हम जो है इस पुलिस की नफरी के साथ जाएंगे। आपका नाम भाई? नवीद। हाँ, नवीद। क्या काम कर रहे हैं आप? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, जो साहब होते हैं वो है नहीं है जी, जो साहब होते हैं वो है नहीं, उनकी तबीयत खराब है। और आप कौन है? मैं बैठ पानी देता हूँ। पानी वाले बाबा कौन है? वो बैठे हुए नहीं है ना, चेयर नजर नहीं आ रही आपको। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं बैठता हूँ तो पानी देता हूँ, जो हमारे पुराने मरीज हैं उनको पानी कहाँ है वो बड़े मियाँ साहब जो यहाँ बाबा बन के बैठे हैं? बाबा बन के नहीं बैठे, बाबा रूहानी इलाज करते हैं। उनके इलाज से एक शख्स मर गया है, पता नहीं जिसको वो 8 महीने तक बेवकूफ बनाते रहे। नाज़रीन, ये वो पानी है जो ये लोगों को आब शिफा के नाम से मुख्तलिफ बॉटल्स के अंदर जो है वो पैक करके, आब शिफा है, आब करिश्मा है, आब सिकंदर है, क्या क्या है मैं माजर चाहता हूँ, लेकिन इस शख्स की डिटेल ये देखिए कि कह रहा है कि उनकी तबीयत खराब है। डेफिनेटली अगर रूहानी इलाज करते होंगे तो उनके मोहतरमा ने ये तो आगे बताया होगा कि जिस आसिफ की जान चली गई उनके इलाज से, वो इस वक्त किस सूरत हाल में। जी जी, बढ़िया लिख के देते थे, पानी देते थे मुझे। हाँ, एक मिनट अम्मा बताइए शख्स कौन है? तुम इनका काम करते हैं? तुम इनका काम करते हो? उनके बेटे हो? मैं उनके रहता हूँ। झूठ बोल रहे हो? दामाद हूँ। दामाद हो? झूठ बोल रहे हो? क्या कह रही है औरत? चलो, एक दुकान के अंदर ये शख्स जो है अपनी दुकानदारी चमकाए बैठे हैं ये लोग, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं बातों के साथ। एक और प्रोग्राम में हम इनका पर्दाफाश कर चुके हैं ऑलरेडी। मुझे नहीं पता था कि इस गुटके की स्टोरी के ऊपर इख्तिताम इस तरीके से होगा कि एक और जालसाज जो है वो हमें मिलेगा इन रूहानी बाबाओं की शक्ल में। आपके बेटे आसिफ का जिन लोगों ने इलाज किया, उनके कारिंदे यहाँ पे मौजूद हैं। पहले तो हमें कह रहे थे कि मैं यहाँ काम करता हूँ रूहानी पापा के पास। क्या कहना चाहेंगी, कौन है ये? जब आप अपने बेटे को लेकर आती थी तो ये क्या होता था? इनका बेटा है ये। हाँ, ये पानी देते थे और इनके अब्बा कैप्सूल और गोली लिख के देते थे, और मैं कहती थी कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के कीड़े पड़ गए, क्या फट गया, तो कहते थे कि बेटा घबराओ मत, सही हो जाएगा, हम खुद निकालना है इसके कीड़े, हम खुद निकालना है इसका पानी और खून है। ये कैसे निकाल रहे हैं? मोकलों से उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन करेंगे, पैसा लिया था। मेरा तो कोई और बेटा भी नहीं है जिसके सहारे जीऊंगी मैं, अल्लाह के सहारे जी रही हूँ। कमाने वाला कोई भी नहीं? कोई भी नहीं है, मियाँ है वरना बिना तो डॉक्टर से कोई भी नहीं, मेरा किराए का मकान है। मुझे एक बात बताइए, इस बूढ़ी खातून का जिसका एक ही बेटा सहारा हो, जिनका एक घर चलाने वाला हो, इनके जो हस्बैंड है वो नाबीना हो, उनके बेटे का इलाज करते हुए आपके जो रूहानी बाबा हैं, I'm sure आपको बुरा नहीं लग रहा होगा। उन्हें क्या पहले उनके मौकलात ने नहीं कहा था कि ये बस में उनकी नहीं है, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाए? कितने केसेस आते हैं, कोई ये एक अकेले केसेस नहीं है। कितने केसेस आते हैं? अगर फौत हो गया तो आपके नंबर में उसकी कोई वो गिनती नहीं है? जिंदगी मौत क्या हमारे हाथ में? नहीं तो अगर जिंदगी मौत आपके हाथ में नहीं है तो फिर आप कैसे रूहानी इलाज कर रहे हैं? उनको जो है जिंदगी मौत तो किसी के हाथ में नहीं, इंसान के हाथ में तो नहीं है ना। गया था कि डॉक्टर के पास न जाए। आखिरी लेके मैं आई थी तो तुम्हारे अब्बा ने ये कहा था 4 नींबू का निचोड़ के और उसके हलक में डाल दो, सही हो जाएगा। और नींबू डालने से तो भक्के से और बढ़ गया उसके। कुछ मैं इस चीज का बिलीवर हूँ, अल्लाह के कलाम में, कुरान नमाज में बहुत ग़िज़ा में भी जो है एक वो होती है, मतलब आदमी को जो बीमारी है उसके हवाले से बताते हैं। आप जब उस टाइम बैठे में हो ना, आप उस टाइम आस्थाने पे आपको मरीज अभी बुलाइए, यहाँ पर बुला लीजिए। नहीं, उनकी तो अभी तबीयत ठीक नहीं है। जब अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनके कैसे खराब हो गई? एक हफ्ते से चल रही होगी। वो तो लोगों का इलाज कर रहे हैं।
इंसान नहीं है। नहीं नहीं, तो वो तो लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो इंसान नहीं है वो। अच्छा, उन्हें हुआ क्या? उन्हें एक मिनट, उन्हें हुआ भाई, उन्हें हुआ क्या? नहीं हो सकता। उन्हें हुआ क्या है वो भाई बताइए। इंसान नहीं है वो। नहीं नहीं, इंसान है। उन्हें हुआ क्या है? तो उनकी तो फिर एज भी 60 अबव है। क्या हो गया आप? देखिए आप गलत बात कर रहे हैं। मैं गलत बात कर रहा होता तो वो शख्स अगर जिंदा होता वो पहले ही डॉक्टर के पास चला जाता। डॉक्टरों के पास भी तो लोग कितने वो होते हैं। देखिए अभी मुझे बताइए, जो शख्स लोगों का रूहानी और मुआवकलात के जरिए इलाज कराता है, वो अपना इलाज क्यों ऑपरेशन जो है वो निजी अस्पताल में कराता है? डॉक्टर देखिए अब यही तो चीजें, अब हाँ, कितनी चीजें मामला यही चीज है, जैसे आपको आप नहीं लोगों पता को इन चीजों चीजों को का। समझना चाहिए। आप चीजों को, आप आप जैसे लोगों को नहीं समझना पता चाहिए और लोगों को आप इन बेवकूफ लोगों नहीं की बनाना तबीयत चाहिए। सही कर करके बेचारे वो आदत खुद बीमार छोड़ो हो यार, गए। झूठ बोलता है खुद यार। बीमार हो गए। आबे शिफाई क्या है इसमें ऐसा जो आबे शिफाई? आबे करिश्मा। करिश्मा कोई नहीं कुछ भी आबे शिफा और करिश्मा, ये बॉटल्स हैं, निजी पानी की बॉटल की कंपनीज हैं, उनकी बोतलों के अंदर इन्होंने पानी भरा हुआ और उसके ऊपर मुख्तलिफ नाम लिखे हुए। मुझे बताइए किस हद तक करिश्मात है इन पानी में, किस हद तक शिफा है इस पानी के अंदर? अल्लाह जानता है। ओ भाई, अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह ये भी जानता है कि इस वक्त आपके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है। बिल्कुल, उसके बेशक। बावजूद क्यों अपनी दुकान खोल के बैठे हो? तुम दुकान खोल के कौन बैठे? उस क्यों दिन लोगों को आइएगा बेवकूफ बना रहे ना हो? जब वो बैठे हुए हो ना, जब मरीज बैठे हो आप बैठे उस हुए दिन मरीजों से क्या मतलब है? क्या मरीज उनकी गवाही देंगे जिनका तो कोई अकीदा ही नहीं है मातों के साथ? जो भी ऐसे लोगों के मरीज होते हैं, मेरे हिसाब से या एक पढ़े लिखे इंसान के हिसाब से उनका अकीदा बहुत कमजोर है और वो शायद अपने अकीदे की वजह से इन मसाइल का शिकार होते हैं। कानून की अब क्या कार्रवाई होगी वो डेफिनेटली कानून करेगा। जिस एप्लीकेशन पर अमल दरामद करके जो पुलिस की रेफरी हमें यहाँ मिली, उस जगह पर जाकर लोगों से बातचीत करके हम इन शख्स को तो यहाँ ले आए हैं। शुक्रगुजार हैं कानून के, जिसने जिस तरीके से भी अमल दरामद किया वो आपके सामने है। लेकिन हम जैसे, मुझ जैसे, आप जैसे लोग जिनके अकायद कमजोर हैं, वो इन जैसे लोगों के नरगे में आके अपने जाने तो गवाही देते हैं प्यारों की, अपना सब कुछ गंवा बैठते। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सरकारी इदारों और आला अफसरान की जानिब से कुछ इक़दामात माजी में जरूर किए गए थे, लेकिन वो इक़दामात सिर्फ एक बिल की हद तक महदूद रहे। सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई, ऐवानों में उसे पेश कराकर अमल दरामद नहीं कराया गया। ये एक वजह जरूर हो सकती है कि बड़े धड़ल्ले से ये लोग अपना काम जारी रखे हुए हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में जिस चीज से मजीद हमने पर्दाफाश करना था उसकी हकीकत और अंजाम भी आपने देखा आसिफ के उन बूढ़े माँ बाप की शक्ल में, जिन्हें एक आमिल ने किस हद तक जालसाजी करके लूटा और आखिरकार आसिफ इस गुटके की वजह से और आखिरकार आसिफ की इस गुटके की वजह से मौत वाक़ई हुई। इस गुटके की वजह के साथ साथ उस जाली आमिल का भी इसमें अमल दखल जरूर था। कोशिश हमारी ये थी कि आपको आगाह करें कि इन तमाम तर नशा आवर चीजों से, कोशिश हमारी ये थी कि आपको आगाह करें इन तमाम तर नशा आवर चीजों के इस्तेमाल से किस हद तक नुकसान होते हैं। वो आज कल अगले 1-2 माह में नहीं होंगे, वो कभी भी हो सकते हैं। जिस तरीके से माहिरों ने भी हमें इस शो में ज्वाइन किया और अपनी राय दी। आपके जो भी क्वेरी और सवालात हो, इस ईमेल एड्रेस पर आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। जुनेब खानजादा और अंडर कवर की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।